समाज में बैठने, बोलने, रहने का जो सम्मानजनक स्थान दिलाया, मुझे लगता है भारत रत्न से ही नहीं बल्कि उनको विश्व रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। ऐसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। और आज बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अनिल यादव मास्टर जी भी हमारे बीच में हैं। हमको लगता है कि जेल के बाद ये पहला कार्यक्रम हम लोग साथ में साझा कर रहे हैं। बहुत संघर्ष किए गए, बहुत आंदोलन किए गए, फीस वृद्धि का मामला हो, जातीय भेदभाव का मामला हो, हॉस्टल के असुविधा का मामला हो, और प्रवेश में किस तरीके से धांधली होती है, किस तरीके से आरक्षण नियमावली से खिलवाड़ होता है, चाहे उसका मामला हो। बहुत सारे आंदोलनों में मास्टर भैया का सानिध्य मिला। आपके सानिध्य में हम लोगों ने राजनीति सीखी और राजनीति इन्हीं लखनऊ विश्वविद्यालय की सड़कों पर करते हुए आज जो हम लोगों की पहचान है वो विश्वविद्यालय की देन है और अपने बहुत अच्छे सीनियरों के मार्गदर्शन। साथियों, जब आज डॉक्टर अंबेडकर की बात हो रही है तो मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारे हमारे छोटे भाइयों ने बहुत अच्छी बात रखी। शायद हम लोग भी उतनी अच्छे तरीके से बात नहीं रख पाते। वो चाहे हमारे भाई अमितेश हो, विराट शेखर हो, शुभम हो, चाहे हमारे प्रीतम सिंह हो, चाहे हमारे आकाश भाई हो, अच्छे हो, हमारे भाई रवि ने जिस तरीके से विस्तृत बात रखी, आज सुन करके बहुत मन गदगद है कि हमारे छोटे भाइयों में इतनी ऊर्जा है, जोश है और इतना ज्ञान है। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत है। साथियों, बहुत सारे वक्ताओं ने उस बात का जिक्र किया जिस बात का जिक्र बाबा साहब हमेशा करते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो इतना तेज दहाड़ेगा। और आज हमारे नौजवान साथी जिस तरीके से शिक्षा ग्रहण करके अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम है, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम नौजवान आने वाले समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने का भारत जरूर बनाएंगे। साथियों, बात इतिहास की जब हो रही है तो मुझे लगता है कि हम सब लोग किताब के माध्यम से इतिहास को पढ़ते हैं और आज तो इतिहास बदलने की बात हो रही है। अभी एक हमारे साथी ने कहा, प्रीतम ने, शायद प्रीतम कह रहे थे, कहा जा रहा है कि मुगल काल में हटा दिया जाएगा एनसीईआरटी से। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है साथियों कि वर्तमान सत्ताधारी लोग जो आरएसएस, जिनका एक अपना अलग से संविधान है, जो भारतीय संविधान को नहीं मानते, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान को नहीं मानते, क्योंकि उनका एक अपना संविधान है, जिनकी राजधानी साथियों, जिनकी राजधानी दिल्ली नहीं है, जिनकी राजधानी नागपुर है, वो लोग आज इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं। वो लोग मुगल काल को किस तरीके से पानी पी पी करके कोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जब हम मुगल काल पढ़ते हैं तो मुगलों ने हो सकता है कि हमारे देश पे राज किया, मुगलों ने आधिपत्य यहाँ पर किया, लेकिन यहाँ से लेकर के कुछ नहीं है, जो भी बनाया यहाँ पे बनाया। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनके आका हैं, जिनको ये महापुरुष मानते हैं, जिनको ये वीर मानते हैं, अभी हमारे भाई ने जिक्र किया था, जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उनके आका भी अंग्रेजों की दलाली करते थे, मुखबिरी करते थे, जिसके एवज में उनको हर महीने कुछ धनराशि भी मिला करती, इसलिए वो अंग्रेजों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। साहब, हम लोगों को समझना होगा लड़ाई को, कि लड़ाई आज कहां पर आकर के खड़ी है। आज लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जाति की नहीं रह गई है साथियों। आज लड़ाई जिस व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। हम लंबे आंदोलन चलाते रहेंगे, क्या आंदोलन से हमें अधिकार मिल जाएगा? बहुत सारे आंदोलन हमने देखे। किसान आंदोलन का हश्र क्या हुआ? किसान आंदोलन का क्या हश्र हुआ? किसान आंदोलन में बैठे लोग कह रहे थे कि हम राजनीतिक दलों को शामिल नहीं होने देंगे, लेकिन बिना राजनीति के व्यवस्था परिवर्तित नहीं हो सकती, क्योंकि जो व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने बनाई है, जब तक देश में हमारे लोग, जब तक हमारे बहुजन समाज के लोग सत्ता के शीर्ष में नहीं होंगे, तब तक हमारे हक में, हमारे सम्मान के लिए हमारा कोई कानून बनकर के नहीं आएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जहां हम एक सामाजिक लड़ाई को आंदोलन के माध्यम से लड़ें, वही दूसरी तरफ यह भी हमारी
कोशिश हो कि कैसे सत्ता के शीर्ष पर हमारे बहुजन समाज के लोग पहुंचे, इस बात को भी सुनिश्चित करने की जरूरत है साथियों। आप सोचिए कि जब जैसे ही परसों बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी दिल्ली में राहुल गांधी जी से मुलाकात करते हैं, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से मुलाकात करते हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं, और मीडिया में जब ब्राह्मणवादी मीडिया देखती है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, क्या हो गया, अब तो उनके आका के अंतिम दिन आ गए, अब तो शायद उनका आका सत्ता से बेदखल हो जाएगा, अब तो शायद अडानी का काम धंधा चल रहा है वो बंद हो जाएगा। इतने बड़े बड़े लोग जब एक मंच पर आ रहे हैं, और राहुल गांधी का ट्वीट देखिए क्या लिखा उन्होंने कि विपक्ष की एकता के लिए आज ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। जब इस तरीके की बातें मीडिया में चलना शुरू हो गई, वहीं उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी पुलिस को आदेश दिया कि इसको किस तरीके से डायवर्ट करें। अब कल की घटना किस तरीके से निराशाजनक घटना हुई, उस पर भी हमें जोर देने की। कब तक हम शांत रहेंगे, कब तक हम चुपचाप सहते रहेंगे? क्या अपराधी सिर्फ बहुजन समाज के लोग हैं, शूद्र समाज के लोग हैं, बैकवर्ड में ही अपराधी हैं, केवल अपराधी मुसलमान हैं? जब इस तरीके से जात के आधार पर, धर्म के आधार पर अपराधियों का इनकाउंटर होगा, अपराधियों को मारा जाएगा, उनका घर गिराया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, तो क्या साथियों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बन पाएगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान सुरक्षित रह पाएगा? अभी हमारे साथी रवि कह रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, समानता और स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, धार्मिक निरपेक्षता की बात कर रहे थे। क्या धर्म निरपेक्षता रह जाएगी साथियों? आज किस तरीके से मनुस्मृति को लागू करने की होड़ मची हुई है, आज किस तरीके से मनु के विधान पर काम करने के लिए सरकार लालायित है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर माला तो चढ़ाते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते। इसलिए हमें बहुत गंभीरता के साथ ये समझने की जरूरत है कि हम लोग पूरी की पूरी ताकत सिर्फ आंदोलन में ही ना लगाएं, आंदोलन के साथ साथ हमारी ताकत उस तरफ भी हो कि हमारे लोग सरकार में कैसे, सरकार से ही नीति का निर्माण होगा, जिससे हमारा भविष्य सुधर सके। क्योंकि आज विश्वविद्यालय में किस तरीके से अव्यवस्था व्याप्त, फीस वृद्धि कहाँ हो गई। आप सोचिए कि एडमिशन के नाम पे आज अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपये फीस, फॉर्म की फीस हो गई। कौन दलित का बच्चा है जो 2000 रुपये दे सकता है? आज मैं ट्वीट एक देख रहा था, एक बड़े नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है कि किस तरीके से लोगों की आय गिरी, जो हमारे देश का लोअर क्लास है, 20% लोअर क्लास है, उसकी 50% आय घटी है, जो हमारा मिडिल लोअर क्लास है जो उसकी 30% आय घटी है, और जो हमारा मिडिल क्लास है उसकी 10% आय घटी है, और जो अपर क्लास है, बताइए ऐसी कौन सी इस देश में व्यवस्था चल रही है कि अपर क्लास की 40% आय बढ़ जाती है? इस पर हमें सोचने की जरूरत है। और जो लोग अभी आरक्षण पे बातें हो रही, जो लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति पे, यही तो कहते हैं कि जाति पे आरक्षण की क्या जरूरत है? उन्हें समझना चाहिए कि आप सर्वे करा लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं तो चुनौती देता हूं कि अगर आपकी हैसियत है तो सर्वे कराइए प्राथमिक विद्यालयों की, कि उसमें दलित का बच्चा पढ़ रहा है, ओबीसी का बच्चा पढ़ रहा है, मुसलमान का बच्चा पढ़ रहा है। अगर सवर्ण का एक भी बच्चा पढ़ता दिखाई दे देगा तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। इसका मतलब है कि जो गरीब और दलित है वो आपके प्राइवेट निजी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि वो गरीब है, वो जाति से भी गरीब है और आर्थिक आधार पर भी गरीब है। अगर आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की बात आएगी तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा हम ही लोगों को। और साथियों, हम लोगों को उस लड़ाई में भी साथ देना चाहिए जो लड़ाई हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपके राजनीतिक दल अलग हो, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जो व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बनाना चाहते थे, वही व्यवस्था डॉक्टर लोहिया बनाना चाहते थे, वही व्यवस्था मानवर काशीराम साहब बनाना चाहते थे, और उसी लड़ाई को पूरे जीवन श्रद्धेय नेताजी ने भी लड़ने का काम किया। जातिगत आरक्षण की लड़ाई, जातिगत सम्मान की लड़ाई, असमानता के खिलाफ लड़ाई, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई, जो लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू की थी, उस लड़ाई को नेताजी ने बखूबी बढ़ाने का काम किया। और उस लड़ाई को हमारे नेता आज आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, हर जगह उन्होंने बुलंद करने का काम किया है। जो नारा लोहिया ने दिया था, सब सोमा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे सोने साथ, और वही नारा मानवर काशीराम साहब ने क्या दिया था? उन्होंने भी कहा था कि पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर इस देश में
किसी पद पर 100 भर्ती हो तो यह सुनिश्चित हो कि उसमें 60 भर्तियां दलित और पिछड़ों की। और साथियों, किस तरीके से आज भेदभाव गांवों में व्याप्त हो चुका है, किस तरीके से सामाजिक असमानता गांवों में व्याप्त है। आज मुझे खुशी हुई, अभी हिमांशु बता रहे थे कि आज जिस दिन से हमारे नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने नारा लगाया है, उस नारे का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। उस नारे को मानव काशीराम और आदरणीय नेताजी ने 1993 में लगाया था, जनता ने लगाया, सामंतवादियों को सत्ता से बाहर फेंकने का काम किया था। आज उस नारे को स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बुलंद किया और उसका समर्थन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, तो सामंतवादियों के पेट में फिर से दर्द हो गया, क्योंकि वो जानते हैं कि यही नारा है जो सांप्रदायिकता की काट सामाजिक न्याय का नारा ही हो सकता है। और आज सामाजिक न्याय की लड़ाई को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, इसीलिए भाजपा और आरएसएस के लोग घबराए हुए हैं कि हमें सत्ता से बेदखल यही नारा कर सकता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से ट्विटर पे देखिए सुअर की फोटो बनाई जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के। क्यों? क्योंकि वो पिछड़े समाज के, उन्होंने पिछड़ों की बात कर दी, दलितों की बात कर दी, अखिलेश के समाज की बात कर दी, महिलाओं के सम्मान की बात कर दी। अरे कोई किताब है यार, क्या है, एक किताब ही तो है, उसमें अगर उन्होंने संशोधन की बात कर दी तो क्या बुरा कर दिया। अभी राम भद्राचार्य ने एक संशोधित हनुमान चालीसा जारी कर दिया, आपने राम भद्राचार्य पे तो आपने गालियां नहीं दी, आपने राम भद्राचार्य को गालियां नहीं दी, क्योंकि वो आपके वर्ग के हैं, उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा है। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई बात कह दी है तो आप उन्हें गालियां देते हैं। और हमारे इसी समाज में हिंदू धर्म के मानने वाले जो बाबा हैं, धर्माचार्य हैं, वो क्या कहते हैं कि हम 20 लाख रुपए देंगे अगर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट देगा, नाक काट देगा, आंखें फोड़ देगा। इस तरीके की बात आज भी 75 साल बाद आजादी की हो रही है हमारे समाज में। ये सोचने का विषय है साहब, ये सोचने का विषय है कि सबसे पहले इस देश में अगर हमला होगा तो मुसलमान के ऊपर होगा, क्योंकि वो सबसे कमजोर वर्ग है, सबसे कमजोर वर्ग है, वो सबसे पहला हमला उस पर होगा। लेकिन अगर हम चुप रहे, एक लाइन है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, तुम्हारे पीछे आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब की मेरा नंबर आया, मेरी कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर मुसलमानों के कत्ल पर, उनके मौत पर, उनके उत्पीड़न पर हम सब चुप रहेंगे तो निश्चित तौर पर अगला नंबर दलितों का आने वाला है। और अगर दलितों के उत्पीड़न पर सब चुप रहे तो अगला नंबर पिछड़ों का आने वाला है। साथियों, कोई नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ तथाकथित हिंदूवादी लोग, मनु स्मृति को मानने वाले लोग, बाहर से आए हमारे देश पर राज करने वाले लोग, वही बचेंगे और वही अपने हिसाब से संविधान बनाएंगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भारत, जो इनके सपनों का भारत है, उसको खंडित कर देंगे, संविधान को जला देंगे, खत्म कर देंगे। इस चुनौती को हमें समझने की जरूरत है साथियों। इसलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए, क्योंकि अभी आदरणीय अनिल यादव मास्टर जी को भी बात रखनी है, लंबा समय हो गया साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कुछ लाइनें हैं उनको पढ़ना चाहूंगा साथियों। कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होठों की खामोशी भी समझ होती है। सांस लेते हुए इंसान भी है लाशों की तरह, सांस लेते हुए इंसान भी है लाशों की तरह, अब धड़कते हुए दिल की भी लहर होती है। जिसकी गर्दन में फंदा है वही इंसान बड़ा, जिसकी गर्दन में है फंदा वही इंसान बड़ा, सूलियों से यहाँ पैमाई से कद होती है। सोबदा गर भी पहनते हैं खतीबों का लिबास, सोबदा गर भी पहनते हैं खतीबों का लिबास, बोलता जहल है बदनाम खिरद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाजे सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाजे सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। और आखिरी बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अपराधी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, रमाकांत यादव, डीपी यादव ही नहीं है। अपराधी धनंजय सिंह से लेकर के ब्रजेश सिंह और चुलबुल सिंह से लेकर के सोनू सिंह से, मोनू सिंह से लेकर के विनीत सिंह जैसे भी अपराधी हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैसियत है तो उनके घर पर भी बुलडोजर चला करके दिखाएं। और अपराधी वो लोग भी हैं जिन लोगों ने अभी बलिया में हमारे नौजवान साथी की मार कर पीट करके हत्या कर दी। वो छात्र नेता था और वो सामंतवादियों के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता था। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई हमारा भाई विराट शेखर, प्रीतम सिंह मौर्य अगर कोई चुनाव लड़ना चाहेगा तो क्या यहाँ के सामंतवादी इनकी मार करके हत्या कर देंगे? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का संविधान है?
सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म देख करके किया जाएगा इस देश में साथियों। इस बात को भी हमें समझना होगा और इस बात में खुल करके बोलना होगा। हमें किसी बात की डर नहीं है कि हमारा वोट चला जाएगा और वोट देने वाले कौन लोग हैं। आज किस तरीके से वोट जाति और धर्म में बढ़ चुका है, ये बात हमें समझने की जरूरत है। आज हमें बड़ी लामबंदी के साथ और अपनी आवाज को तेज बुलंद करते हुए दलितों की, पिछड़ों की और मुसलमान भाइयों की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज वही शोषित हैं और उन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हीं का उत्पीड़न हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय लोहिया, जय शंकर।